नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में विशेष, देश में अग्रणी मध्य प्रदेश। साल 2025 में मध्य प्रदेश के लिए ईज ऑफ डूइंग, बता दें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुशासन, मजबूत नीतियों और रिकॉर्ड निवेश के साथ एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है, जिसने राज्य को निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बना दिया है। साल 2025 में मध्य प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ी छलांग लगाई है, खासकर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में। साल 2024 में टॉप अचीवर्स श्रेणी में शामिल होकर जहां श्रम निरीक्षण में छूट और स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज जैसी पहलों से निवेश आकर्षित हुआ है और यह राज्य एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरा है, जिसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सराहा गया है। मध्य प्रदेश ने लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सराहनीय प्रगति की है और शीर्ष राज्यों में शामिल है। प्रदेश ने व्यापार सुगमता और निवेश अनुकूल माहौल बनाने के लिए कई डिजिटल सुधार, एक विंडो सिस्टम और प्रशासनिक सुधार लागू किए हैं, जिससे प्रदेश में निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी आई है। कई रिपोर्ट्स और विश्लेषण यह संकेत देते हैं कि राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी स्थिति बेहतर की है और यह सुधार जारी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से जन विश्वास अधिनियम 2024 पारित किया गया, जिसके तहत राज्य के 16 कानूनों की धाराओं में संशोधन किया गया है और 4 कानूनों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य छोटे मोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर अदालतों का बोझ कम करना और व्यापार व जीवन यापन को सुगम बनाना है। राज्य की सरकारी कोशिशें भी इस दिशा में तेजी है और तेजी के साथ काम कर रही है। तो जैसे 20 से ज्यादा नई नीतियों का कार्य, जिन्हें निवेशकों के अनुकूल माहौल के लिए तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश अब देश में सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य बन गया है। बीते सालों की वैश्विक आर्थिक उतार चढ़ाव से अलग रहकर अनेकानेक चुनौतियों और संसाधनों के अभाव से उबरकर प्रदेश ने जिस प्रकार रफ्तार से प्रगति की है, वह पूरे देश को अभिप्रेरित करती है। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, सिंचाई उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सुधार, खनन, फार्मा, नवकरणीय ऊर्जा और बृहद संख्या में आधारभूत अवसंरचनाएं, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश आज अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा है। अपनी नई सोच, उद्यमशीलता, प्रगतिशील दृष्टिकोण और नवाचारों के माध्यम से विकास के ऐसे मानक स्थापित किए हैं जिनका अनुसरण अब अन्य राज्य भी कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, आईटी और पेट्रोकेमिकल्स जैसे सभी प्रमुख सेक्टरों में निवेश के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। प्रदेश ने लगातार सुधार करते हुए देश के अग्रणी राज्यों में अपनी जगह बनाई है, जिससे न केवल राज्य का कारोबारी माहौल सुधरा है, बल्कि भारत की वैश्विक रैंकिंग में भी योगदान दिया है और यह राज्य देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। अब सरकार जन विश्वास विधेयक 2026 पर कार्य कर रही है। इसके तहत मुख्यतः शिक्षा, पर्यावरण और जमीन संबंधी कानूनों के सरलीकरण पर कार्य किया जाएगा। इससे प्रदेश में और ज्यादा निवेश बढ़ने की संभावना है। तो बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं। नीतियों का सरलीकरण किया गया है, साथ ही कई कानूनों में संशोधन भी किए गए हैं, जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और जब निवेशक और उद्योगपति मध्य प्रदेश में आए, निवेश करें, निवेश को धरातल पर उतारें, यहाँ पर उद्योग स्थापित करें, तो उन्हें सरल नीतियाँ मिले। कई नीतियों में संशोधन किया गया है, कई नीतियों का सरलीकरण किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश मध्य प्रदेश की धरती पर आए और उसे उतारा जा सके। चलिए इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ क्रेडाई अध्यक्ष मनोज मीक जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ लघु उद्योग भारती के प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिनेश कुमार गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुल्लेरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत दिनेश जी से करूंगा। देखिए दिनेश जी, ईज ऑफ डूइंग में मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। तमाम जो है कीर्तिमान मध्य प्रदेश के नाम हो रहे हैं, तमाम नवाचार भी किए गए हैं। कैसे देख रहे हैं नवाचारों को? धन्यवाद तिवारी जी। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ये अभी 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। उनके नेतृत्व में ये सरकार कार्य कर रही है और उनके द्वारा विशेष तौर पे देखा जाए तो लघु उद्योग के प्रति, एमएसएमई के प्रति उनने बहुत अधिक कार्य किए हैं। आप देखेंगे जीआईएस समिट आपको याद ही है। उसके अलावा उन्होंने केवल इसको कुछ क्षेत्रों के लिए नहीं किया, प्रदेश के हर अंचल में वो कुछ ना कुछ इसके लिए कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नए नए नवाचार हो रहे हैं और विश्वास करिए उन्होंने जो सोचा है, ये बीमारू प्रदेश का जब ठप्पा लगता था हम लोगों को बड़ा बुरा लगता था। हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, देखते थे कि हमारा प्रदेश जो सेंट्रल में होते हुए भी इतना नाम उसका क्यों नहीं अच्छों में आता। आज करते करते ये कंडीशन है कि हम उस तमगे से बाहर आए हैं
और आने वाले में भारत के विकसित प्रदेश में हमारा नाम लिखा जाएगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आप देखिए, सबसे छोटा यदि देखा जाए इकाई होती है, जिला उद्योग केंद्र होता है। जिला उद्योग केंद्र में उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम चालू किया है। आप बिल्कुल वहाँ से जाके एक मैनेजर से लेके जीएम, जो मुख्य महाप्रबंधक होते हैं, उनके पास जाके आप कोई भी उद्योगपति जो भी उद्योग के बारे में जानकारी चाहता है, तुरंत जानकारी भी मिलती है, पूरी उनकी मदद की जाती है। और जो लघु उद्योग चला रहे हैं, उनको यदि कोई परेशानी है तो उनको बहुत ऊपर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत निचले स्तर पर उनका चीज़ों का निराकरण हो जाता है। जी मनोज जी, देखिए जितनी सरल योजनाएं, जितनी सरल नीतियां, उतना अच्छा ईज ऑफ डूइंग। तो मध्य प्रदेश में स्टार्टअप योजनाएं चलाई जा रही हैं, साथ ही लघु उद्योगों के लिए तमाम सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और बड़े उद्योगपतियों को ध्यान में रखते हुए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। कई योजनाओं में, कई नीतियों में सरलीकरण भी किया गया है। क्या कहेंगे? हम इस समय नेशनल ग्लोबल लेवल पे इस तरह का कंपटीशन देख रहे हैं। सभी राज्य जो है रिफॉर्म्स कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश उनके यहाँ आए। हम सब जानते हैं कि पोस्ट एआई बहुत तेजी से सिनेरियो बदला है और आने वाले 3 सालों में, 5 सालों में ये और तेजी से बदलेगा। अगर हम परंपरागत तरीके से ही चीजों को करते रहे तो हम पीछे रह जाएंगे निश्चित रूप से। हमें कई नेशनल फोरम्स में जाने का मौका मिलता है, अन्य राज्यों के रिफॉर्म सुनते हैं, तो हमें लगता है भी हमारे यहाँ काफी गुंजाइश बाकी है। हालांकि सरकार ने पिछले 2 साल में बहुत रिफॉर्म्स किए हैं, खास करके जो टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी है उस लेवल पे काफी सुधार देखने को मिलता है। जैसे ई ऑफिस या जो डिजिटाइजेशन हुआ है और जो अप्रूवल्स डिजिटल होने लगे हैं, उसका बहुत लाभ मिल रहा है। उससे इन चीजें आसान तो हुई हैं, लेकिन उसको विभाग में नीचे के स्तर तक लाने की भी जरूरत है। नीचे के स्तर पे अभी भी चुनौतियां हैं और धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये चुनौतियां भी खत्म होंगी, क्योंकि जब चीजें कंप्यूटराइज हो जाती हैं तो बहुत ह्यूमन इंटरफेस नहीं हो पाता है। और जो ये सर्वे आया है जिसमें हम ऊपर के राज्यों में दिख रहे हैं, ये अच्छे संकेत हैं। जहाँ तक शहरी विकास के मामले में बात करें तो बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है प्रक्रियाधीन है और बहुत ही जल्दी मुझे लगता है इस साल हम शहरी विकास के मामले में भी बहुत आगे जाते हुए दिखेंगे। हालांकि इस मामले में उत्तर प्रदेश, गुजरात और दक्षिण के जो राज्य हैं और छत्तीसगढ़ ने भी काफी रिफॉर्म्स किए हैं। हमारे यहाँ वो रिफॉर्म्स अभी प्रक्रियागत हैं, जल्दी हमें वो भी देखने को मिलेंगे। ये सब चीजें बताती है कि जो लीडरशिप है स्टेट की और जो ब्यूरोक्रेसी है स्टेट की, वो राज्य के प्रति उनके लिए अपनापन बढ़ा है और वे बाकी राज्यों से प्रतियोगी प्रतिस्पर्धा अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं और ये हमारे राज्य के हित में है। जी मनोज जी, जो सिंगल विंडो सिस्टम किया गया है, इससे कितना लाभ मिल रहा है निवेशकों को, उद्योगपतियों को? सिंगल विंडो सिस्टम पहले बहुत ही पुराना, इसको स्लोगन कहें तो बहुत पुराना है, चाहे सिंगल विंडो सिस्टम हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, लेकिन ये सिर्फ नारे के रूप में हम सुनते थे। हर सिंगल विंडो के पीछे बहुत सारी विंडोज होती थी। अब वो जैसे जैसे चीजें जो है वो कंप्यूटराइज होती जा रही हैं, तो वो ये जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो कम होने से सिंगल विंडो कारगर होती हुई दिख रही है। अभी भी बहुत गुंजाइश बाकी है। हम तो आए दिन इन चुनौतियों से जूझते हैं। तो वो विंडो धीरे धीरे, जो विंडो के अंदर विंडोज थी, धीरे धीरे कम हो रही है और निश्चित रूप से बहुत जल्दी हम देखेंगे कि सिंगल विंडो या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो सिर्फ बात नहीं रहेगी, वो जमीन पे देखने को मिलने लगी है और तीव्रता से देखने को मिलेगी। इसका अच्छा असर हमारे राज्य पे और उद्योगों पे हो रहा है। इस बार पिछले साल जीआईएस से लेके अभी तक हम जो राज्य की प्रगति देख रहे हैं, उसको सरकार की दृष्टि से और प्रशासन की दृष्टि से संतोषजनक कही जा सकती है। जी ठीक है। भूपेंद्र जी, देखिए ईज ऑफ डूइंग को लेकर तमाम नीतियों में सरलीकरण किया गया है, और जब भी निवेशक या जो उद्योगपति हैं मध्य प्रदेश में अपने उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद उनसे 1-to-1 चर्चा करते हैं, बात करते हैं किस प्रकार से वो अपना उद्योग स्थापित करने वाले हैं और किस क्षेत्र में निवेश करने वाले हैं, इसको लेकर वे खुद चर्चा करते हैं और लगातार मॉनिटरिंग भी करते हैं कैसे निवेश को धरातल पर उतारा जा रहा है, कैसे उद्योगों को स्थापित किया जा रहा है। यानी कि हर एक पहलू पर मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। देखिए तिवारी जी, निश्चित रूप से देखिए राजनीति इच्छा शक्ति अगर सरकार के साथ होती है और तो काफी चीजों में रिफॉर्म आते हैं।
और उसी के तहत से हम आज इस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो लगातार सरकार, स्थिर सरकार रहती है, मजबूत सरकार रहती है, और फिर सरकार की इच्छा शक्ति और ब्यूरोक्रेट के साथ तालमेल, तो रिफॉर्म आते हैं। और रिफॉर्म के साथ इनने देखिए कई कानूनों में परिवर्तन लाए, और साथ साथ इन्होंने कई चीजों में प्रगति के रूप में भी मापदंड स्थापित किए। अब हम देख रहे हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में भाजपा की सरकार है, और जिसको वो राजनीतिक रूप से डबल इंजन सरकार के रूप में नारे के रूप में कहते हैं, जिसके कारण क्या है, सरकार के केंद्र की जो योजनाएं बनती है, उनको योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य के एक समन्वय, एक समिति होती है, और उसको अगर समन्वय नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो पैसा है, जो योजनाएं हैं, वो निश्चित रूप से धरातल पे नहीं पहुंच पाती। और किसी भी राज्य के लिए राज्य की इच्छा शक्ति के साथ साथ वहां की शांति व्यवस्था भी होनी चाहिए, लाइन ऑफ ऑर्डर भी होना चाहिए। तो ये, क्योंकि ये सरकार हमेशा सोचती रही कि जो एमएसएमई के जो विभाग हैं, जो लघु उद्योग हैं, उनको सुधार किया जाए, और साथ साथ हमको डिजिटाइजेशन भी करना है। तो ये भी एक चुनौती थी कि वैश्विक रूप से भी और ग्लोबल रूप से भी हमको साथ साथ कार्य करते हुए अपने पारंपरिक भी उद्योगों को भी संरक्षण देना है। उन संरक्षण के लिए काफी कुछ कानूनों में रिफॉर्म भी लाने की जरूरत थी, और साथ साथ उनकी पॉलिसियों को भी नया आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता थी। जो जिस तरह से आज के समय में डिजिटाइजेशन हुआ है, और हमारे मनोज जी भाई ने कहा कि सिंगल विंडो एक नारा है, निश्चित रूप से, क्योंकि जब वो उसको जो फेस करता है तो वो उसको पता चलती है कि विंडो के अंदर बहुत सी विंडो है, वो तो एक विंडो ही बता रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ही अंदर चले जाते हैं, ढेर सारी विंडो रहती। तो निश्चित रूप से उसको मॉनिटरिंग होती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी सरकार ने जो बात की है, निवेश को बढ़ाने के लिए, धरातल के लाने के लिए, उसने क्षेत्र स्तर पर काम किए, मतलब संभाग स्तर पे काम किए। और संभाग स्तर पे काम करने की है, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश में चाहे पर्यावरण हो, चाहे रिसोर्सेज हो, चाहे खनिज हो, उसकी और स्किल हो, इसकी अपार संभावना है। तो निश्चित रूप से उसको जब उस बेस पे लाए और उनपे उद्यमियों को वहां पे लाए गए, और जिसके कारण वहां की जलवायु और वहां का परिवेश देखा, और उसके हिसाब से निवेश की मात्रा बढ़ी, और साथ साथ उनसे कोऑर्डिनेशन करके और ब्यूरोक्रेट से कोऑर्डिनेशन, उनने अपने नियमों में परिवर्तन लाए, और जिसको एक सरलीकरण का जामा दिया, जिसके कारण आज हम मध्य प्रदेश उन राज्यों में अग्रणी राज्य बन पाया है। और दूसरी बात, इन रिफॉर्म को लगातार जारी रखने चले पड़ेगा। दूसरी बात, इनमें एक पारदर्शिता भी आनी जरूरी है, और राजनीतिक इच्छा शक्ति को निश्चित रूप से जो एक लाइन ऑफ ऑर्डर होता है, जो कि एक राज्य का विषय होता है, वो भी होना चाहिए। और दूसरी बात, जल, पानी, सड़क और लैंड की रिक्वायर, ये भी निश्चित समय में मिलना चाहिए, और उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें मिलनी चाहिए, जिसके कारण राज्य एक मुख्यधारा है। क्योंकि ये सरकार निश्चित रूप से कई चीजें एक साथ चला रही है, यहाँ पे निवेश की मात्रा बढ़ा रही है, वहां मेट्रोपोलियन की सिटी की अवधारणा भी कर रही है। तो निश्चित रूप से इसका पूरा इम्पैक्ट एक विकसित मध्य प्रदेश की अवधारणा में बनेगा। और जिस तरह से लघु उद्योग भारती एक वैचारिक संगठन है संघ का, और जो एक नीचे ग्रास रूट से नीचे की एक संस्था को, नीचे एक व्यवसायी को देखता है, और वो सरकार के बीच में एक अपनी ओपिनियन भी देता है, और जिसके कारण वो नीतियों बनाने में एक सहायक की भूमिका निभाता है। क्योंकि संघ हमेशा जिस समाज में जिस तरह की संगठन की आवश्यकता पड़ी है, उसका निर्माण करता रहा, और उसके कारण, क्योंकि उद्योग में बहुत सी समस्याएं हैं, उसके कारण उस उद्योगों को एक कलेक्टिव करना, और कलेक्टिव करने उनकी समस्याओं को, तो ये सरकार के बीच में एक को रिलेशन का एक दायित्व तो निभाते हैं, जिसके कारण क्या है कि वो सरकार की पॉलिसियों में इन्फ्लुएंस करते हैं, सरकार की पॉलिसियों को भी प्रभावित करते हैं, और सरकार उनकी पॉलिसियों को, उस ग्रास रूट की जो ओपिनियन होती है, उसको समाहित करता है। तो ये निश्चित रूप से ये अच्छी है, लेकिन इसको लगातार चलना पड़ेगा। और दूसरी बात, साथ साथ इसकी जो बेसिक उनकी नीडें हैं वो भी देनी पड़ेंगी, और साथ साथ हमको लाइन ऑफ ऑर्डर भी अपने से, क्योंकि मध्य प्रदेश एक मध्य क्षेत्र है, यहाँ से आवागमन, यातायात, सारी चीजें सुविधाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे सड़कें भी हैं, और साथ साथ हम दूसरे भी वायुयान की भी सेवाएं बहुत बड़ी हैं। और भी आपने तो जिस तरह से हम आयात और निर्यात का भी संतुलन बना सकते हैं, तो निश्चित रूप से संभावनाएं अत्यधिक हैं। लेकिन बात में बस वही है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के रूप में प्लेटफॉर्म लाया जाएगा, तो जनता जो उद्योग हो गए, वो अपना निवेश करेंगे, और वहां की जो जनता होगी उसको निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होगा, और समृद्ध मध्य प्रदेश की अवधारणा को निश्चित रूप से संकलित किया जा सकेगा। जी दिनेश जी, देखिए ये कहा जा रहा है कि जो सिंगल विंडो सिस्टम है उसमें कई सारी विंडो है, इसको लेकर आप क्या करेंगे? और दूसरा ये कि लघु उद्योग भारती को जो ईज ऑफ डूइंग है, इससे कितना और क्या फायदा हो रहा है? देखिए मनोज जी मेरे भाई हैं बड़े और मित्र हैं, इन्होंने एक पुरानी, क्योंकि ये पहले ऐसा था
कि एक सिंगल विंडो यदि होती भी थी तो मल्टीपल विंडो पीछे होती थी। उसका कारण, उसका आशय क्या है वो बता चुके हैं। अभी मैं आपको बताऊं, जैसे भूपेंद्र भाई साहब बोल रहे थे, विश्वास करिए जब डिजिटलाइजेशन होता है कुछ चीज़ों का, जब ये हो जाता है, जब आप फिजिकली अपीयरेंस से कोई चीज़ नहीं करनी होती, आप उसको ऑनलाइन सर्विसेज में जाते हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में मैं इन्वाइटिंग मेंबर था। उस समय हम लोग बैठे थे और हम लोगों ने एक ऐसी बात में थोड़ा सा एकदम हॉट टॉक हो गई। बनर्जी साहब पीएस थे और हमने सीधा बोल दिया कि साहब यहाँ तो भ्रष्टाचार चलता है। अब वो ब्लंटली ये वर्ड बोलना, आप समझ सकते हैं बड़ी मीटिंग में कितना बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। उन्होंने उसी समय, हम थे, कुणाल मर्चेंट जी, परमली वाले से मनोज मोदी जी थे, ये 4 लोग, और अनुराग श्रीवास्तव नेटलिंक वाले, ऐसी समिति एक बनाई गई थी, मैं उसमें मेंबर था लघु उद्योग भारती की तरफ से। हम 4 लोगों की, और मैं उसको चेयरमैनशिप कर रहा था। उसका उन्होंने तुरंत लिया, अर्नेस्ट एंड ई&वाई जो कंपनी है उसको उन्होंने उसके लिए कार्य दिया, और उसके बाद आपको याद होगा पिछले साल उसकी नई मतलब वेबसाइट से लेके सब चीज़ें नई लॉन्च की गई। तो मेरा कहना है, होता क्या है कि ये तो हम जानते हैं, ये जो कुछ बातें ऐसी हैं जिनको बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, पर क्या होता है कि हमें तो अच्छा तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए कुछ तो शुरुआत किसी को करनी पड़ेगी। आज आप देखें सभी मैं अभी जैसे मनोज भाई बात कर रहे थे, मनोज भाई डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत जानकार हैं, मैं बहुत इनको मानता हूँ। भूपेंद्र भाई बहुत जानकार हैं। ऐसे लोग सामने में बैठा हूँ, मैं तो इनके सामने अपने आप को बस इनके सामने छोटा ही मानता हूँ। मैं खुद उद्योगपति हूँ और विगत 35 सालों से वर्क कर रहा हूँ मैं सीधा। मैं ये देखता हूँ कि हो क्या गया था कि हम लोग, ये बीमारू राज का जब ठप्पा चलता था इसके ऊपर, और ये हम यहाँ से HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट करने वाले लोग बन गए थे। आज आप देखिए कि निवेश बढ़ रहा है, निवेश अंचलों में बढ़ रहा है। आप ध्यान से यदि देखेंगे तो छोटे छोटे क्लस्टर्स की बात, और जैसा जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो हो रहा है। मैं परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश का नाम लेना चाहूँगा, जिसका नाम कहीं नहीं आता था। उत्तर प्रदेश, बिहार में आप यही बोलते थे कि यहाँ से वर्कफोर्स बाहर काम करने जाती है। अब भारत के टॉप 3 में उनका नाम आ गया। क्यों नाम में आया? जब सरकार की इच्छा शक्ति होगी, ब्यूरोक्रेसी साथ में रहेगी, और करने की आपके मन में यदि इच्छा शक्ति, सबके एक टीम वर्क हो जाएगा तो काम होगा, आपके सामने दिखता है। सेम इसको देखें, मध्य प्रदेश में भी पहले से चल रहा था, पर इसको गति जो ज्यादा मिली है विगत 2 वर्षों से मिली है। और आप ध्यान से देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री बैठे नहीं है कहीं। हमारे माननीय MSME मिनिस्टर हैं चेतन काश्यप साहब, वो भारत के सबसे नामी उद्योगपतियों में से एक हैं। उनके साथ हम चर्चा करते हैं तो आप विश्वास करिए, हम आराध्य विषय तो वो खुद लेके बात करते हैं। मतलब हमको नई बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कभी पहले पढ़ा करते थे कि मंत्री महोदय जो भी होते थे MSME के, उनके पास जाएं तो पहले पूरी परेशानियां बतानी पड़ती थी। अभी तो वो बताते हैं कि इसको ये करना है, आप बताइए क्या सुझाव। तो हाल ऐसा है कि अब देखेंगे तिवारी जी, भूपेंद्र भाई, मैं आपको ही बोल रहा हूँ, ये जो चीजें हो रही हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। जैसे बीना रिफाइनरी में 50,000 करोड़ का प्लास्टिक से रिलेटेड इंडस्ट्री आ रही है। राजनाथ सिंह साहब आए थे, रायसेन में BAML की फैक्ट्री बन रही है। हमने तुरंत मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों ने बोला, और इनसे भी बोला, अपने माननीय मंत्री जी से भी बोला कि भाई साहब इसमें सबसे बड़ा काम ये है कि यदि ये वो BAML की फैक्ट्री आ भी जाएगी, 2000 करोड़ और जो भी करेंगे, उसको जो उसकी इंसलरी है वो तो साहब कोट्यम में और साउथ में और उधर है, तो हमारे प्रदेश का भला क्या होगा? आपको GST मिल जाएगी क्योंकि यहाँ वो काम कर लेंगे जो भी कर लेंगे, पर यहाँ हमारे रोजगार का क्या होगा? तो उस पर वो विचार कर रहे हैं, उसके लिए क्लस्टर के लिए सोच रहे हैं। तो अभी आप ध्यान से देखेंगे भोपाल के आसपास भी नए क्लस्टर, क्योंकि हमने इनमें जैसे मनोज भाई बोलते हैं, मनोज भाई की एक बात बहुत अच्छी लगती है और वो बात हम लोग भी सीखते हैं। हम लोग का भी वही विचार है कि इंडस्ट्रीज जो है वो समावेशी होना चाहिए। कोई भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, मतलब वहाँ आपको ये भी देखना पड़ेगा इंडस्ट्रीज के नाम से बहुत दूर आप कहीं कुछ नया वो ना बना दे कि जहाँ ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर पाए ना कुछ, क्योंकि यहाँ ये सामने आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, कई उद्योग क्षेत्र बनाए गए पर वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाए। आपको उनको देखना पड़ेगा कि उसके साथ में बहुत चीजें हैं, उसमें कार्य करने वाले लोग, उनके रहने की व्यवस्था, उनके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था, ये सब चीजें होती हैं। और आप ताज्जुब करेंगे कि अभी फिलहाल जो चल रहा है, क्योंकि हम जैसा भूपेंद्र जी ने बोला, बिल्कुल हम संघ की एक अनुवांशिक संस्था है और हमारा निर्माण हम सबसे बाद में बने हुए संस्था हैं, हमको बने हुए ज़्यादा समय हुआ नहीं है, 25 साल पुरानी 26 साल पुरानी संस्था है। तो मेरा ये कहना है कि अभी जो हम लोग कर रहे हैं
हमारा भी आपस में सब कुछ होते हुए भी बीजेपी कहीं ना कहीं से संघ से जुड़ी हुई संस्था पार्टी है, पर फिर भी कई जगह विरोध होता है चीज़ों का। तो विरोध हमारा वो पॉजिटिव होता है, हम बताते हैं। अभी विषय है हमारे पास 3-4 विषय। पहला विषय आप देखिए कि दोहरा कराधान की बात है। अभी उन्होंने क्या कर दिया, जितने इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ पे नगर निगम उनसे प्रॉपर्टी टैक्स ले रही है, जबकि जितने क्षेत्र बनाए गए हैं औद्योगिक, उनको इस हिसाब से बनाया गया था कि उनमें इन चीज़ों का होना नहीं था। जब आपने विशेष क्षेत्र बनाए हैं, उनको AKVN जैसे पहले थी, MP ऐसे DC अभी देख रही है या DIC देख रही है, तो वहाँ इनकी जरूरत नहीं थी, पर वो किया गया। अब करने के बाद वो हट नहीं पा रहा है, उसके लिए हम कर रहे हैं। दूसरी बात, हम विद्युत की, अब देखा जाए भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत के लिए जो बात करें, विद्युत के जो चार्जेस हैं, शुल्क है, वो हमारे मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। अभी आपने देखा होगा विद्युत नियामक आयोग द्वारा एक प्रस्ताव भी दिया गया है, जो बिजली कंपनी है उन्होंने प्रस्ताव बढ़ाने का दिया है, उस पर हम विरोध कर रहे हैं। फायर का आपको मालूम ही है, फायर एक्ट की बात थी, 2018 से फायर एक्ट आ रहा था। यानी कि जिन योजनाओं में विरोधाभास होता है उनका विरोध किया जाता है और कहा जाता है कि उनमें सुधार किया जाए। ठीक है, मनोज जी क्या कहेंगे आप? ठीक कह रहे हैं दिनेश भाई। और जो हमें हमारे प्रदेश का हित तभी है जब हम कोई विसंगति देखें तो सरकार को उस तरफ अवगत कराएं कि ये इसको ठीक किए जाने की जरूरत है। इस मामले में मैं भाजपा और संघ के जो भी संगठन है उनको उनकी तारीफ करता हूं कि वो लोग इस तरह के ये जो यथार्थ है उससे अपनी सरकारों को अवगत कराते रहते हैं, और यही ठीक भी है। हम दक्षिण के राज्यों को देखते हैं, उनसे बहुत सीखने की जरूरत है। आजकल ज्यादातर राज्य जो है किसी भी प्रदेश की जो श्रेष्ठ नीतियां हैं उसको लेके अपने यहाँ की नीतियां बना लेते हैं, जो कि आसान भी है क्योंकि नए सिरे से हम प्रयोग करेंगे, हो सकता है गलतियां होने की संभावना हो। तो आजकल बहुत सारे प्रदेशों ने बहुत ही सफल नीतियां बनाई हैं जो जिनका क्रियान्वयन भी बहुत सफलता से हो रहा है। तो उसके कारण हम देखते हैं कि वो तेजी से नीति नियम बदल रहे हैं। तो GIS में हमने देखा था 18 से ज्यादा नई नीतियां अनाउंस हुई थी। अब वो ये एक्ट से नियम बन जाने, उसके बाद नियम बनना, फिर उसको लागू होना, इन सब में टाइम लगता है। ये गति बिल्कुल, तो किसी भी प्रक्रिया के शुरू होने में और उसको लागू करने में समय लगता है। ठीक है, मैं आखिरी टिप्पणी लूंगा भूपेंद्र जी से, समय की सीमा है इसलिए भूपेंद्र जी जल्दी बात पूरी कीजिएगा। ईज ऑफ डूइंग के क्षेत्र में जो रफ्तार मध्य प्रदेश ने पकड़ी है उसको लेकर एक अंतिम टिप्पणी। देखिए, निश्चित रूप से पॉलिसी का बड़ा योगदान होता है और ये रिफॉर्म आने चाहिए। और जिस तरह से दिनेश जी भाई साहब ने बात कही कि विरोधाभास तो होता है क्योंकि वो एक राजनीतिक दल है और ये एक उद्योग संगठन है, लेकिन क्या है उनकी पॉलिसी के जैसे उन्होंने कई उदाहरण भी दिए, तो निश्चित रूप से, लेकिन ये जमीनी रूप से जानते हैं उन समस्याओं को, क्योंकि संघ ने उन संगठन को इसलिए बनाया है कि वो सरकार के बीच में समन्वय बना के उनकी समस्याओं को हल करें। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कार्य है इनका और निश्चित रूप से करना भी चाहिए। और मनोज भाई ने भी जिस तरह से बात अपनी रखी है कि उद्योगों को जिस तरह से हमें मॉडल भी देखना चाहिए, दक्षिण राज्यों के जिस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो सरकार को इस तरह से भी देखना चाहिए और विदेशों से भी पॉलिसियों के रूप में देखते हैं। तो क्योंकि कुछ चीजें तो हमारी भौगोलिक के हिसाब से भी हमारे में परिवर्तित होती हैं, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति और निश्चित रूप से प्रशासनिक अगर इच्छा शक्ति के साथ समन्वय बना के, तो हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से सफलता के नए आयाम गढ़े जा सकते हैं। और इसमें कोई दो मत नहीं है। और जिस तरह से चुनौतियां आती हैं और चुनौतियां ही आदमी को आगे बढ़ाती हैं, और उद्योग के रूप में मध्य प्रदेश में बहुत अधिक संभावना है और इस सरकार ने निश्चित रूप से चिंता की है। और मेरा मानना है कि जो सब वैचारिक संगठन है उनका भी उनके साथ सहयोग रहता है और वो पॉलिसी मेकिंग में भी रहता है, क्योंकि वो ग्रास रूट से समस्याओं को जानते हैं, धरातली की समस्याओं को जानते हैं, उनको अमली जाना पहचाने के लिए उनमें पॉलिसी मेकिंग में भी उनका रोल रहता है। तो निश्चित, लेकिन हो सकता है राजनीति के कारण कई चीजें उनकी नहीं मानी जाती हैं क्योंकि उनकी भी एक सीमाएं होती हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हमने आज रिफॉर्म्स के बारे में जिस तरह से नए कानून भी बनाए हैं और जिस तरह से निवेश भारत में भी बढ़ रहा है, और हमने सबसे अच्छा उदाहरण तो उत्तर प्रदेश देखा है जो कि एक भी बहुत बड़ा राज्य है, क्योंकि वो कई राज्यों के और उसकी आबादी लगभग 25 करोड़ की तरफ है और उसका 80 लोकसभा सीटें हैं, 90 जिले हैं। तो इस तरह से जो उनका रिफॉर्म है उस तरह से उन्होंने अपने इन योगी जी की सरकार के साथ, डबल इंजन सरकार के साथ, उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल को रिफॉर्म या किसी भी क्षेत्र की रिफॉर्म को उन्होंने बहुत बढ़ाया है, चाहे बिजली उत्पादन हो, चाहे उनका औद्योगिक निवेश हो, और सारी चीजों में उन्होंने अपने देश के 3 राज्यों में लाके खड़ा कर दिया है। तो इस तरह से ऐसा मॉडल हमारे मध्य प्रदेश में ही बन सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ
प्रचुर मात्रा में हर बिल्कुल। चीज की रिसोर्सेज और संसाधन। जी बिल्कुल ठीक है, समय हो गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी आपका बहुत शुक्रिया, दिनेश कुमार गुप्ता जी आपका भी बहुत धन्यवाद और भूपेंद्र सुलेरी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो ईज ऑफ डूइंग को लेकर मध्य प्रदेश में तमाम नीतियां बनाई गई हैं, नीतियों में सरलीकरण किया गया है, कई कानूनों में संशोधन किया गया है और इसी का परिणाम है कि 2025 में 32 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मध्य प्रदेश को मिले हैं, जिनमें से 10 लाख करोड़ पर तो काम शुरू हो गया है, उनको धरातल पर उतारा जा चुका है, कई लाख लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।